भारत के 3 दिन के दौरे पर आए स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में आज जबरदस्त हंगामा हो गया। दरअसल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर मेसी के फैंस भड़क गए। लोगों का गुस्सा मेसी के स्टेडियम से जल्दी चले जाने को लेकर के फूटा। नाराज फैंस का कहना था कि हजारों रुपए का टिकट उन्होंने लिया, लेकिन एक झलक भी मेसी की वो सही से देख नहीं पाए और इसी को लेकर के उनका गुस्सा फूटा और जहां पर इस्तकबाल होना था वहां जमकर बवाल हो गया। गुस्साए फैंस ने स्टेडियम के अंदर बोतलें और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद फैंस ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और मैदान के अंदर घुस गए, जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। स्टेडियम में पड़े सोफे को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने फैंस को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। जवाब में लाठीचार्ज हुआ तो फैंस पुलिस के ऊपर कुर्सियां फेंकने लगे। 1 घंटे से ज्यादा देर तक कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर हंगामा होता रहा। जिसे जो कुछ मिला उसे बर्बाद करने की सनक में फैंस भूले रहे। फैंस का ये गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि उनका कहना था कि वो 5,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक का टिकट लेकर मेसी को देखने आए थे, लेकिन मेसी कुछ ही मिनट में स्टेडियम से बाहर निकल गए। तमाम लोगों को एक झलक तक भी नहीं मिल पाई। पूरा किसी को देखने तक नहीं मिला। इतना खराब हालत है मैनेजमेंट का। देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। हम लोग पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। मैनेजमेंट बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। मैनेजमेंट एकदम बकवास था। इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं और ये हम लोगों को देखने को मिला। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी करीब 22 मिनट रुके, जिससे नाराज फैंस ने स्टेडियम में खूब हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की गई, जिसके बाद ममता सरकार ने स्टेडियम में हंगामे को लेकर जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कोलकाता पुलिस ने इवेंट के आयोजक सतरादू दत्ता को हिरासत में ले लिया है। वहीं कोलकाता पुलिस के डीजीपी ने कहा कि सभी दर्शकों को पैसे वापस कर दिए जाने चाहिए। To the fans, we have already told the organizer we will persuade him. He is giving in writing to the whom are concerned that the tickets which have been sold, they should be refunded because there was not much of this thing was done. Now the situation is right now under control. Organizer side, their team, security team, their press team running around. This is we will take action and we have already detained the organizer. पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे को लेकर राजनीति भी काफी हो रही है। बीजेपी ने टीएमसी को निशाने पर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के स्टेडियम में हुए बवाल पर लियोनेल मेसी से माफी मांगी और जांच के आदेश दिए। उधर बीजेपी ने स्टेडियम में हुए हंगामे के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया तो टीएमसी कह रही है कि कुछ पार्टियां कोलकाता को बदनाम करना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ, बोतल जेब होके वो भी तृणमूल के लोग हैं। पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने। हम लोग कंडेम कर रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये शुरू कर दिया है ये कलकत्ता को बदनाम करने के लिए, तो ये तो वो प्राइवेट एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन भुगतना पड़ रहा है सबको। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को लेकर इतना हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें फुटबॉल का भगवान माना जाता है। वो अपने प्रशंसकों के दिल में जुनून बन करके दौड़ते हैं। मेसी फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। लियोनेल मेसी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले फुटबॉल स्टार हैं और उनमें से उनके अगर इंस्टाग्राम फैंस की बात की जाए तो 51 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स उनके इंस्टा पर हैं। मेसी की कुल संपत्ति करीब 7,700 करोड़ रुपए है। मेसी की अगर बात की जाए 2025 में उन्होंने हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई की।
मेसी ने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा 627 गोल किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। वहीं मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। 2022 में पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी टीम को विश्व कप भी दिलाया था। तो अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए। यहां फैंस के बीच मेसी का जबरदस्त क्रेज भी दिख रहा है। मेसी आधी रात बाद कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन फैंस का हुजूम उनकी एक झलक के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। सब जब सो रहे थे, देश में मेसी के फैंस जाग रहे थे। जो कोलकाता में थे, वो एयरपोर्ट पर मेसी का इस्तकबाल कर रहे थे। दूर से ही सही, उन्हें खोज रहे थे। भारी भीड़ की वजह से सुबह सुबह कोलकाता के होटल से ही मेसी ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। कोलकाता में मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें मेसी को फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाया गया है। फुटबॉल के किंग मेसी ने कोलकाता में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान से भी मुलाकात की। वहां से मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, जहां हजारों फैंस मेसी को देखने के लिए आए थे। मेसी ने फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और जो नजारा था वो विहंगम था। मेसी के फैंस की खुशियां समूचे स्टेडियम में हिलोरे मार रही थी। कोलकाता से मेसी हैदराबाद पहुंच गए, जहां वो फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। कल मेसी मुंबई में रहेंगे, जहां वो कई क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार से मिलेंगे। परसों मेसी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। और अब बात करते हैं भीड़ की, जहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी चर्चा महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हो रही है, जहां 2 गाड़ियों की ऐसी टक्कर हुई जिससे पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। ऐसा लग रहा है मानो किसी हॉलीवुड मूवी के स्टंट सीन की शूटिंग चल रही हो। लेकिन ये डरावनी तस्वीरें अपने ही देश के बीड के पाली गांव की हैं। दरअसल एक गाड़ी की टक्कर डीजल से भरे टैंकर से हो गई। टक्कर के बाद डीजल लीक हो गया और चिंगारी भड़क कर कब भयंकर ज्वाला में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। इस बीच सड़क पर कोहराम मच गया, रास्ते पर जाम लग गया। आप जिधर से देखेंगे, जहां तक देखेंगे, हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ आग की लपटें, काला धुआं नजर आएगा। सूचना पर दमकल की दर्जनों गाड़ियां पहुंची। सावधानी के लिए पुलिस ने हाईवे को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया और उसके बाद यह आग बुझाई जा सकी। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नए चौधरी मिल गए हैं। एक चौधरी गए तो दूसरे चौधरी को पार्टी की कमान सौंप दी गई है। यूपी बीजेपी के नए चौधरी बने हैं भूपेंद्र चौधरी के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। सिर्फ औपचारिक ऐलान उनके नाम का बाकी रह गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर जिस तरह से पंकज चौधरी का स्वागत हुआ, उनके स्वागत में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता पहुंचे थे। पंकज चौधरी को लेने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एयरपोर्ट गए थे। वहां से पंकज चौधरी को लेकर पीयूष गोयल सीधे बीजेपी के कार्यालय की ओर रवाना हुए। थोड़ी देर में यूपी बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने फिर से पंकज चौधरी का स्वागत किया। पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सीएम योगी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और लखनऊ बीजेपी के प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के रूप में पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रही। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय के बड़े नेता हैं। कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ मजबूत है। साफ छवि, जमीनी और संगठनात्मक अनुभव तो उनके पास बहुत है, लेकिन जिस वजह से उन्हें यह मौका दिया गया है वो भी आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 80% कुर्मी कोयरी का वोट मिला था। वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14% कुर्मी कोयरी वोट मिले थे। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी ने समीकरण बदला और पीडीए के फॉर्मूले पर बीजेपी को चुनौती दी, तो एनडीए का कुर्मी कोयरी वोट घटकर 80% से 61% पर आ गया। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन को 34% कुर्मी कोयरी वोट मिला और शायद इसीलिए पंकज चौधरी पर बीजेपी ने दांव खेला है। कुर्मी समाज का होने की वजह से पीडीए के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं।
2 साल पहले गोरखपुर में रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पैदल ही चलकर गलियों से होते हुए पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। पंकज चौधरी के घर का रास्ता सकरा होने की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 200 मीटर दूर ही रुक गया था। वहां से प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल चलकर उनके आवास पर पहुंचे थे। यही नहीं, 30 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज में सभा करने आए गृह मंत्री अमित शाह ने पंकज चौधरी के लिए बड़ा बयान दिया। आप पंकज जी को सांसद बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। महाराजगंज वालों, ये पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई। शाह ने पंकज चौधरी के बारे में आगे कहा, दिया लेकर खोजने पर भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अब और सख्ती लागू कर दी गई है। दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसका सामना दिल्ली में रहने वाले लोगों को और दिल्ली आने जाने वाले लोगों को अभी काफी दिनों तक करना पड़ेगा, ऐसी आशंका दिख रही है। फिलहाल दिल्ली में ग्रैब 3 लागू होते ही अब सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। अब कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए मिट्टी का ढेर नहीं लगा पाएगा। वेल्डिंग, पेंटिंग, टाइल और फ्लोरिंग लगाने पर भी अब रोक है। ग्रैब 3 के नियमों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध है। यही नहीं, दिल्ली में पुराने डीजल वाहन भी अभी नहीं चल सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली की दमघोटू हवा को देखते हुए कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों को स्कूल आने की जरूरत नहीं है, वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। हालांकि उच्च कक्षाओं के लिए सामान्य कक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन उनके लिए भी बच्चों को मास्क पहनना जरूरी होगा। ग्रैब 3 के नियम के तहत सार्वजनिक नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी, जबकि 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी कि घर से ही वो दफ्तर का काम किया करेंगे। और ये ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां बेकाबू कार एक ढाबे में जा घुसी। गनीमत रही कि जिस तरह कार घुसी वहां कोई बैठा नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रोड पर चलते चलते अचानक कार ढाबे में घुस गई। समझ में ही नहीं आया कि आखिर कार ढाबे की तरफ क्यों मुड़ गई। हादसे के बाद 2 सेकंड कार रुकी और फिर ड्राइवर कार घुमाकर भाग निकला। वहां मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर बिजली की रफ्तार से वहां से फरार हुआ। हादसा दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुआ, जहां पुरकाजी इलाके में यह ढाबा है। हादसे के बाद ड्राइवर आगे जाकर कार छोड़कर भाग गया। एक्सीडेंट के पीछे ड्राइवर का नशे में होना माना जा रहा है। अब पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर ड्राइवर को ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कथित रूप से गंदे कमेंट्स को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के महिला और पुरुषों ने मिलकर लाठी डंडे से दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। ईंट से दरवाजे पर हमला किया, फिर पाइप को तोड़ने लगा। एक गया तो दूसरा आया, बाइक पर गुस्सा निकालने लगा, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। युवक फिर लौटा और बाइक को तोड़ने लगा। इस बीच एक लड़की ईंट लेकर दौड़ी आई और बाइक की टंकी पर जोर जोर से मारने लगी। जिस परिवार पर ये लोग ईंट और पत्थर चला रहे थे, उस फैमिली के सदस्य इस हमले का वीडियो बना रहे थे। काफी देर तक इस तरह पत्थरबाजी होती रही और दोनों पक्ष एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। लेकिन सवाल यह है कि झगड़े की शुरुआत कहां से हुई। मेरा चाइनीज फूड का काम है। मेरा बेटा छत पे आलू पकौड़ी वगैरह सेक रहा था, तो वो मोबाइल देखते हैं। उन्हें ये मोबाइल देख के हंस रहे थे। वो उन्हें ना ये लगा कि मेरे बच्चों की, मेरी बहू के ऊपर कमेंटबाजी हंसना कर रहे हैं। दिनेश का आरोप है कि इतनी सी बात पर दूसरे पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी, लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया और इस हमले में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट के वीडियो के आधार पर अब पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में है।
महाराष्ट्र के नासिक से पुलिस के लाइव एक्शन की तस्वीर सामने आई। यहां आगे आगे चोर तो पीछे उनके पुलिस भागती हुई नजर आई। चोर एक घर में चोरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी पहुंची चोर भाग खड़े हुए। इसके बाद आगे आगे चोर और पीछे पीछे पुलिस। कुछ पुलिसकर्मियों ने दौड़कर चोर को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी अपनी जीप की तरफ भागा और बिना देर किए फिल्मी स्टाइल में जीप घुमाई और चोर के पीछे दौड़ पड़ा। दरअसल चोर एक घर में चोरी कर रहे थे, लेकिन चोर चोरी करके भागते उससे पहले ही आसपास के लोगों ने चोरों को घर के अंदर घुसते देख लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई और फिर पुलिस का लाइव एक्शन ऐसे देखने को मिला। ड्राई स्टेट गुजरात के नवसारी में जब पुलिस और शराब तस्कर आमने सामने हुए तो वहां खलबली मच गई, क्योंकि एक बदमाश फिल्मी अंदाज में गाड़ियों को टक्कर मारते हुए अपनी कार लेकर फरार हो गया। पहले कार के पिछले हिस्से में टक्कर मारी, फिर ट्रक की डोर को तोड़ते हुए भाग निकला। पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं मिला। उस वक्त ऐसा लगा मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन मामला शराब तस्करों से जुड़ा था। नवसारी पुलिस ने कार सवार बूटलेगर्स को घेर लिया, लेकिन एक को छोड़कर बाकी तस्कर कार से उतरकर भागने लगे। लेकिन कार में बैठा एक बूटलेगर तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गाड़ी को इतनी तेजी से दौड़ाया कि पुलिस वाले किनारे हो गए और बूटलेगर गाड़ियों को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने वहां मौजूद दूसरी गाड़ी को जब्त कर लिया। उसमें 4 लाख रुपए से ज्यादा की शराब रखी हुई थी, जबकि गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नकाबपोश बदमाशों ने एक घर के बाहर जमकर बमबाजी की। अब पुलिस बम फेंकने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है। यह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का घर है। हमले के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आए इन बदमाशों की हर हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाश सफेद रंग की कार से आए, फिर तंग गली में कार मोड़ी, क्योंकि बम फेंकते ही उन्हें भागना जो था। जैसे ही कार गेट पर लगी, उसमें से 3 लोग उतरे और बम फेंकने शुरू कर दी। पहचान छिपाने के लिए कार सवार नंबर प्लेट भी छिपा कर आए थे। अब पुलिस इनकी तलाश फॉरेंसिक और सीसीटीवी के आधार पर कर रही है। उत्तर भारत में आज ही कोहरा ज्यादा पड़ा और आज ही कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कोहरे की वजह से यूपी के बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में कई गाड़ियों की भयानक टक्कर हो गई। यूपी के अमरोहा में घने कोहरे की वजह से हुए हादसे में तो एक शख्स की जान तक चली गई। भैया और एक्सीडेंट हो जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में तो कोहरा काल बन गया। गोल्डन कलर की एक कार भयानक तरीके से टकरा गई तो इसके आगे चल रही सफेद रंग की एक थार तो ट्रक के पिछले हिस्से में ही जा घुसी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आधा दर्जन से गाड़ियों ने एक दूसरे को टक्कर मारी। इस हादसे में करीब 10 यात्री घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी ऐसा ही मंजर दिखा। यहाँ एक वैगनआर कार ट्रक के पीछे जा घुसी, जबकि पास में ही खड़ी सफेद रंग की कार ट्रक से इतनी बुरी तरह से टकराई कि कार के परखच्चे उड़ गए। पास में एक ऑल्टो कार भी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जिसका तो कचूमर ही निकल गया था। इस हादसे में जो लोग घायल हुए उन्हें तुरंत गाड़ियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इधर अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर 6 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए, कोहरे की शुरुआत तो आज से हो गई है, लेकिन कोहरा अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और इसलिए अब आपको सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई टिप्स अपनाने पड़ेंगे, जिससे आप किसी हादसे का शिकार ना हो और सुरक्षित सड़क पर चल सके। तो ध्यान दीजिए, अगर आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड सामान्य से भी काफी धीमी कर लें। भले ही यात्रा करने में आपको समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन इसकी परवाह ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। दूसरा जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये कि आपको लाइट्स का सही उपयोग करना है, यानी कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय आप लो बीम हेडलाइट्स ही जलाएं, हाई बीम नहीं, क्योंकि हाई बीम से रोशनी फैलती है और यह रोशनी सामने वाले की आंखों को चकाचौंध करती है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि कोहरे की वजह से अगर आगे का रास्ता कम दिखाई दे रहा है तो हॉर्न लगातार बजाते रहें, जिससे दूसरे लोगों को यह पता चले कि आगे कोई गाड़ी है, जिससे वो अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर लेंगे। चौथी बात, आप यह ध्यान रखें कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने से बचें। जब तक रास्ता पूरी तरह साफ दिखाई ना दे, ओवरटेक बिल्कुल ना करें। और पांचवी सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप फॉग लैम्प का इस्तेमाल जरूर करें। ये टिप्स अपना करके आप फॉग के दौरान भी गाड़ी चला सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चोरी की एक ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां जोमेटो डिलीवरी बॉय के भेष में आए चोर ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी भी किसकी? उसकी जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। ये अजब गजब चोर तो घर के सीवर का ढक्कन ही चुरा ले गया। बेंगलुरु के पॉश इलाके में यह कोठी ग्रैमी और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित संगीतकार रिकी केज की है। शुक्रवार शाम 6 बजे के करीब चोर अपने साथी के साथ बंगले के सामने आकर रुका। स्कूटी ड्राइवर इस दौरान वहीं बैठा रहा। चुपके से उसके साथी ने सीवर का ढक्कन निकाला और सेकंड्स में उसे लेकर फरार हो गए। चोरी की इस हैरान करने वाली करतूत का सबूत 2 एंगल से आपके सामने है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही स्कूटी और चोर की तस्वीर भी साझा की। महाराष्ट्र के नागपुर के एक बार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने बार के मैनेजर और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। झगड़ा खाने के बिल को लेकर के हुआ था। बदमाशों ने काउंटर पर लाठी डंडे चलाए। दहशत में लोग बाहर भागने लगे। बार खाली हो गया और फिर दबंगों ने बार के अंदर जमकर उत्पात मचाया, खूब तोड़फोड़। गुंडों ने मैनेजर और कर्मचारियों पर जमकर थप्पड़ घूंसे भी बरसाए। इस मारपीट में मैनेजर समेत कई कर्मचारी घायल हो गए। नागपुर के जिस बार में यह वारदात हुई वो प्रतापनगर इलाके में है। कुछ दिन पहले बिल के पैसे मांगने को लेकर मैनेजर और बदमाशों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए इन बदमाशों ने इस बार में तोड़फोड़ और मारपीट की। धर्म की आड़ में हुए इस विभत्स कांड की गूंज अब पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं इस घटना पर सियासत भी होने लगी है। आरजेडी बीजेपी जेडीयू से सवाल पूछ रही है कि आखिर सत्ता में आते ही ये घटनाएं क्यों होने लगती हैं। नवादा में जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, मौत हुई है, ये नफरत की मानसिकता का जो बीज बोने वाली ये सरकार में बैठे लोग हैं, इसी का नतीजा है। इस पर क्या कहेंगे? अब तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था का क्या हाल है। वही बीजेपी आरजेडी पर धर्म की आड़ में सियासत करने का आरोप लगा रही है। बिहार सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी हो रही। बिहार में कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। इसे धर्म या नाम से जोड़कर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। इधर जेडीयू ने नवादा में हुई इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तमिलनाडु के ईरोड जिले के सत्यमंगलम क्षेत्र से आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां सड़क पर आया एक हाथी गाड़ियों की चेकिंग करता हुआ नजर आया। कोयंबटूर मैसूर हाईवे पर आए हाथी ने एक गाड़ी को रोका, उसे सूंघा, फिर दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ गया। हाथी ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को इसी तरह चेक किया, फिर आगे बढ़ता चला गया। इस दौरान हाथी ने किसी भी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जंगल से हाईवे पर आया हाथी गाड़ियों में खाने पीने का सामान तलाश रहा था, लेकिन जब उसे खाने पीने का सामान नहीं मिला तो वो वापस जंगल में चला गया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं मानो हाथी कह रहा हो, अरे भाई कुछ खाने पीने का सामान रखा है क्या। पिंक सिटी जयपुर से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जयपुर की राम नरेश कॉलोनी में 2 बदमाश एक ज्वेलरी शोरूम में घुस गए, जहां उन्होंने लाखों के लूट को अंजाम दिया। बदमाश गहने लूटकर भागा, कार में बैठा, पीछे पीछे ज्वेलरी शोरूम के मालिक दौड़े। बोनट पर चढ़कर कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश तेज रफ्तार से कार को भगा ले गया। बदमाश ज्यादातर लूट के लिए बाइक से आते हैं, लेकिन जयपुर की राम नरेश कॉलोनी में बदमाश कार से आए। एक बदमाश गाड़ी में बैठा था, वहीं दूसरा ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर घुसा और कुछ ही देर में 10 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गया। ये लूट की वारदात शाम के वक्त हुई, जिसके बाद इलाके के व्यापारी दहशत में। राजस्थान के कोटा की एक दुकान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यापारी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और ऐसे में दुकानदार ने फरिश्ता बनकर के ग्राहक की जान को बचा लिया। जयपुर से नगीने के व्यापार के लिए व्यापारी कोटा आया। शोरूम में व्यापारी आभूषण देख रहा था। दुकान कर्मी उसे माल दिखा रहे थे। तभी अचानक बात करते करते वो बेहोश हो गए और वहां मौजूद लोग घबराए नहीं, उन्होंने संयम से काम लिया। व्यापारी को कुर्सी के नीचे लिटाया और दुकानदार ने तुरंत CPR देना शुरू कर दिया। ये सिलसिला करीब 2.5 मिनट तक चला और उसके बाद आखिरकार मेहनत सफल हुई।
व्यापारी को होश आ गया, जिसके बाद सबने राहत की सांस ली। होश आने पर व्यापारी ने बताया कि अचानक उसके सीने में दर्द होने लगा था। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित की गई पासिंग आउट परेड में आज एक यादगार पल देखने को मिला। एक तरफ जहां भारतीय सेना को 491 युवा सैन्य अफसर मिले, तो वहीं इस दौरान आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। 157वीं पासिंग आउट परेड के मौके पर युवा सैन्य अफसरों का हौसला बढ़ाने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुशअप्स लगाए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों के साथ 20 पुशअप्स मारे। उनका हौसला देखकर वहां हर कोई गदगद हो गया। इससे पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का निरीक्षण किया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडेट्स को बधाई दी। देश की आजादी के पश्चात 10 दिसंबर 1965 को पासिंग आउट परेड में 157वें रेगुलर कोर्स, 140वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और टेरिटोरियल आर्मी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के कुल 525 कैडेट्स को कमीशन प्रदान किया गया। इसके साथ ही 14 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स भी पास हुए। महिला डीएसपी के हुस्न के जाल में फंस चुके कोरबा के कारोबारी दीपक टंडन अब एक नई मुश्किल में घिर गए हैं। जिले की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। दरअसल कारोबारी दीपक टंडन पर दीपका थाने में 27 लाख रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। दीपक टंडन को 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आरोपी दीपक टंडन की तलाश कर रही है। दीपक टंडन तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप लगाया था। बाकायदा दीपक टंडन ने कुछ सबूत जारी किए, जिसमें व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो शामिल हैं, जो अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।